हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे नीट बायोलॉजी के टॉप 20 एमसीक्यूज की, जो कि आपके आने वाले नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, ये सभी के सभी नीट एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है ना। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ह्यूमन बॉडी के पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बॉडी में सिक्रीट होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोक्सिन, मेलाटोनिन या सीरोटोनिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ह्यूमन बॉडी के पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बॉडी में सिक्रीट किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज नोन एज स्पेस एल्गे। इनमें से कौन सा एल्गे है जो स्पेस एल्गे के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन बी, क्लोरेला। क्लोरेला ये मात्र एक ऐसा एल्गे है जो कि स्पेस एल्गे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जितने भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं ये सभी की सभी स्पेस में क्लोरेला एल्गे का यूज करते हैं फूड की फॉर्म में, इसलिए। नाउ दूसरी बात, क्लोरेला ये एक ग्रीन कलर्ड एल्गे है जो कि क्लास क्लोरोफाइसिस से बिलोंग करता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एल्गे स्पेस एल्गे के नाम से जाना जाता है, तो वो है क्लोरेला। इट्स अ ग्रीन कलर्ड एल्गे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्टेड ऑफ। यानी कि जब इनिशियली हमारे अर्थ का ओरिजिन हुआ था, जब लाइफ एग्जिस्ट नहीं किया करती थी, तो उस दौरान जो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा था, यानी वो कौन कौन सी गैसेस से बना हुआ करता था, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर एक्सेट्रा जैसी गैसेस से हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर बना हुआ करता था जब हमारे लाइफ का, यानी कि जब हमारे अर्थ का ओरिजिन हुआ था तब। यानी उस दौरान हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी। तो इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब हमारे इनिशियली अर्थ का ओरिजिन हुआ था, तो उस दौरान हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सभी टाइप की गैसेस से बना हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़कर, यानी उनमें ऑक्सीजन नहीं हुआ करता था। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। इनमें से ऐसा कौन सा टिश्यू है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में। देखो दोस्तों, प्लांट में दो तरह का ग्रोथ होता है, एक होता है प्राइमरी ग्रोथ और एक होता है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है कि जो प्लांट्स की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है। ठीक है ना। तो वहीं सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि जो प्लांट्स की जो विड्थ है, यानी उसकी चौड़ाई, वो इंक्रीज होती है किसमें, सेकेंडरी ग्रोथ में। तो ये पूछा गया है कि प्लांट्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं वो कौन से टिश्यू की वजह से होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबल होता है इन प्लांट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, कैम्बियम, जो कि एक टाइप का सेकेंडरी मेरिस्टम है, जो कि प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और वहीं प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं एपिकल मेरिस्टम। ठीक है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि प्लांट्स में दो तरह के ग्रोथ होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होता है, कैम्बियम की वजह से। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। यानी कि येलो फीवर ये एक टाइप का फीवर होता है जो कि कौन से वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कौन से टाइप के मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। फीमेल एनोफिलिस, फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल एडिस या हाउस फ्लाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, फीमेल एडिस मस्किटो जो होते हैं वो क्या करते हैं, येलो फीवर के जो पैथोजेंस हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं इनटू द हेल्दी पर्सन। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। इनमें से ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो मदर की मिल्क में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। यानी कि मिल्क में पाए जाने वाले एंटीबॉडी का नाम क्या है जिससे बच्चे को प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है ना। आईजीए, आईजीजी, आईजीई या आईजीएम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए, आईजीए, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा यानी आईजीए एंटीबॉडी जो होता है दोस्तों, ये मदर के मिल्क में प्रेजेंट होता है, जो बच्चे के लिए काफी जरूरी होता है उनके प्रोटेक्शन के लिए किसी भी तरह के हार्मफुल इंफेक्शन से। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आईजीए एक मात्र ऐसा एंटीबॉडी है जो मदर के मिल्क में प्रेजेंट होता है, जो काफी इसेंशियल होता है
बच्चे की लाइफ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 10% लो वाज गिवन बाय। ये हमारे इकोसिस्टम का क्वेश्चन है कि 10% लो किसके द्वारा दिया गया था। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा फूड वेव होता है, उस फूड वेव में जो एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, वो 10% ही होता है। तो इसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था, इसके बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था इस लॉ के बारे में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, लिंडलर ने हमें फर्स्ट टाइम 10% लॉ के बारे में बताया था कि फूड चेन में जो एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, वो ओनली 10% ही होता है। ठीक है ना दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, साइक्लोस्पोरिन एजेंट इज यूज्ड इन द। साइक्लोस्पोरिन एजेंट दोस्तों ये एक मेडिसिन की तरह एक्ट करता है, तो इसका यूज किस चीज में किया जाता है? क्या बोला मैंने? साइक्लोस्पोरिन एजेंट एक मेडिसिन की तरह एक्ट करता है, तो इसका यूज किस में किया जाता है? डिसॉल्विंग ब्लड क्लॉट में, लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल लो करने में, इम्यूनोसप्रेशन की तरह एक्ट करता है, या एनहेंसिंग टेंडरनेस ऑफ मीट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, इम्यूनोसप्रेशन। यानी कि जो साइक्लोस्पोरिन एजेंट जो है इसका यूज इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने में किया जाता है। जब किसी की बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद डॉक्टर्स क्या करते हैं कि बॉडी की जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसको सप्रेस कर देते हैं। तो इस केस में डॉक्टर्स मेनली ज्यादातर साइक्लोस्पोरिन एजेंट जैसी ड्रग्स का यूज करते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन एजेंट जो होता है इसका यूज इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नोन एज स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर सीजर। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम है जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जाता है? कौन सा एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस एक स्पेशल टाइप का एंजाइम है जो बॉडी के अंदर क्या करता है, डीएनए की फ्रेगमेंटेशन यानी डीएनए के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, और ये बिल्कुल मॉलिक्यूलर सीजर की तरह एक्ट करता है। इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को बॉडी का मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इज यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ विच मॉलिक्यूल। देखो दोस्तों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एक टाइप की सेपरेशन टेक्निक होती है जिसका यूज कौन से टाइप के मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में किया जाता है? डीएनए मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल, लिपिड मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड वेट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मोस्ट अबेंडेंट इन गोल्डन राइस। इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन बी 12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाला विटामिन होता है इन गोल्डन राइस, जो कि हमारे आंख के लिए काफी जरूरी होता है। ठीक है ना दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अनोदर टर्म फॉर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। हमारे जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दूसरे नाम से? पोइकिलोथर्म्स, थर्मोरेगुलेटर्स, एंडोथर्म्स या होम्योथर्म्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए, पोइकिलोथर्म्स। यानी कि जो एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं जैसे एम्फीबियंस हो गए, आपके रेप्टाइल्स हो गए, फिशेस हो गए, ये सभी के सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो इन्हें पोइकिलोथर्म्स कहा जाता है। एंड जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जैसे ह्यूमंस हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब वार्म ब्लडेड होते हैं, तो उन्हें एंडोथर्म्स या होम्योथर्म्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? होम्योथर्म्स। तो ऐसे एनिमल जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उन्हें पोइकुलोथर्म्स कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। लेकिन जो एनिमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं उन्हें होम्योथर्म्स कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। ना क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड फॉर बर्थ कंट्रोल। यानी कि ऐसा कौन सा मेथड है इनमें से जो बर्थ कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है? बर्थ कंट्रोल में कौन सा मेथड यूज किया जाता है? आईयूडी, जीआईएफटी, आईसीएसआई या जेडआईएफटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों आईयूडी, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस का यूज कॉन्ट्रासेप्शन के लिए किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग
इज टेस्टेड बाय टेक्निक ऑफ द एम्नियोसेंटेसिस। देखो दोस्तों, एम्नियोसेंटेसिस ये एक टेक्निक होती है, एक टाइप का टेस्ट होता है जिसका यूज किस चीज को पता लगाने में किया जाता है? फीटस में। क्या बताया मैंने? एम्नियोसेंटेसिस ये एक टाइप का टेस्ट होता है जिसका यूज किस चीज को पता लगाने में किया जाता है? इन द फीटस। तो ये कुछ ऑप्शन है और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों वो है ऑप्शन ए, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन द फीटस। यानी कि मदर के यूट्रस में जो फीटस होता है, उस फीटस को कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या फिर कह सकते हैं उस फीटस को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। इसी सबको डिटरमाइन करने के लिए एम्नियोसेंटेसिस मेथड का यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसी को डिटरमाइन करने के लिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ट्राइसोमी ऑफ 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज लीड्स टू विच डिजीज। यानी इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, हम सभी जानते हैं पेयर में दो क्रोमोसोम होते हैं, 18th में भी दो ही क्रोमोसोम होगा। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी के 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम में अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके ऐड हो जाए, तो इस केस में वो जो 18th क्रोमोसोम है, 18th पेयर, वो तीन तीन हो जाएंगे। इस कंडीशन को ट्राइसोमी कहा जाता है। तो अगर ह्यूमन बॉडी के 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम में अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके ऐड हो जाए, तो इससे कौन सी बीमारी देखने के लिए मिलती है? क्वेश्चन में ये कहा गया है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम या क्रीडुचेट सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, एडवर्ड सिंड्रोम। यानी कि अगर ह्यूमन बॉडी के 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अगर आके ऐड हो जाए, तो इस केस में जो 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो दो ना रह के तीन तीन हो जाते हैं, और इससे जो डिजीज होती है बॉडी में, इसे एडवर्ड सिंड्रोम कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। तो पटाउ सिंड्रोम में क्या होगा? 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। तो जब ह्यूमन बॉडी के 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाए, तो इससे जो बीमारी होती है बॉडी में, उसे एडवर्ड सिंड्रोम कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस। हमारे राइस का साइंटिफिक नेम क्या है? क्वेश्चन में यह पूछा गया है। तो ट्रिटिकम एस्टिवम, जियामेज, ओरिजा सटिवा या सैक्रम ऑफिसिनेरम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, ओराइजा सटिवा। ओराइजा सटिवा ये हमारे राइस का साइंटिफिक नेम है। नाउ बाकी के ऑप्शन देखते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम ये हमारे व्हीट का साइंटिफिक नेम होता है। जियामेज ये हमारे मक्का का साइंटिफिक नेम होता है। एंड सैक्रम ऑफिसिनेरम ये हमारे केन शुगर यानी गन्ने का साइंटिफिक नेम होता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पे ओरिजा सटिवा, यानी ये राइस का साइंटिफिक नेम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस द अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम्स डबल। यानी कि माइटोसिस के कौन से फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है? एस फेज, जी1 फेज, जी2 फेज या एम फेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों एस फेज, जो कि हमारे इंटरफेज का एक सब फेज होता है। हम सभी जानते हैं ना कि जो हमारे माइटोसिस फेज है उसके फर्दर दो फेजेस होते हैं, एम फेज एंड इंटरफेज, जहां पे इंटरफेज के फर्दर तीन सब फेज होते हैं, जी1 फेज, एस फेज एंड जी2 फेज। तो वही इसमें हमारा एस फेज है, जिसमें डीएनए का अमाउंट क्या होता है? डबल हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लो इस बात को कि कौन से सब फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। तो वो है एस फेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेजल सप्लाई ब्लड टू द नेक एंड हेड। यानी कि ऐसा कौन सा ब्लड वेजल है जो ह्यूमन बॉडी के नेक, हेड एंड ब्रेन सबको ब्लड सप्लाई करने का काम करता है? कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, ब्रेंक्यूसेफेलिक आर्टरी या सबक्लेवियन आर्टरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, कैरोटिड आर्टरी। ये एक ऐसी आर्टरी है जो कि ह्यूमन बॉडी के नेक, ब्रेन एंड हेड वगैरह को ब्लड सप्लाई करने का वर्क करती है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि कौन सी ऐसी ब्लड वेसल यानी आर्टरी है जो ह्यूमन बॉडी के नेक, हेड एंड ब्रेन सबको ब्लड सप्लाई करने का वर्क करती है। तो वह है कैरोटिड आर्टरी यानी ऑप्शन बी। ना क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इनमें से कौन सी हमारी एलिमेंट्री कैनाल की आउटर लेयर है? मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा या सिरोसा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों सिरोसा। सिरोसा जो है ये ह्यूमन बॉडी की एलिमेंट्री कैनाल की आउटर लेयर है, जो कि एपिथीलियम टिश्यू से बनी होती है। इससे एपिथीलियम नाम के टिश्यू से बनी होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट। इनमें से ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो लिम्फोसाइट के सरफेस पे होता है? नाउ लिम्फोसाइट जो होता है दोस्तों ये एक टाइप का व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है ना। तो व्हाइट ब्लड सेल यानी जो लिम्फोसाइट है
इसके सरफेस पे कौन से टाइप का एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, आईजीडी, आईजीई, आईजीए या आईजीएम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों आईजीडी, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा, आईजीडी। ये ह्यूमन बॉडी के ब्लड में जो लिम्फोसाइट, जो कि एक टाइप का व्हाइट ब्लड सेल है, उसके सरफेस पर हमारा आईजीडी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसी भी तरह के हार्मफुल इन्फेक्शन से। ठीक है दोस्तों, नाउ तो ये थे हमारे बायोलॉजी के टॉप 20 एमसीक्यूज, जो कि आपके नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक